नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज का ये वीडियो FY BCom के सेमेस्टर फर्स्ट के बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक फास्ट रिवीजन है जो कि इंग्लिश में है। मराठी का भी वीडियो आपको क्विक रिवीजन के लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। Dash consists of all those internal and external factors that have a bearing on the business. So जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डैश अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सो ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही वो डायनामिक इन नेचर है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर। सो वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट? तो स्वॉक एनालिसिस जैसे स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस है, वो हमारे बिजनेस के क्या है वो एनालिसिस करने के लिए। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, हमें सर्वाइव करने के लिए वरना बिजनेस ग्रो करने के लिए। एडेप्टिंग चेंजेस, हमारे बिजनेस में एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है उस हिसाब से हमारा बिजनेस चेंज करने के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी इन सारे चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल गिवन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटरप्रेन्योर। तो जो भी एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्स अंडर द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शंस देख लो। यहाँ पे टाइप ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाता है, रिलीजन जो सोशल एनवायरनमेंट में जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जाता है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज अ जियोग्राफिकल फैक्टर। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, law prevailing in the country and its enforcing mechanism are included in which type of business environment. So all kinds of laws required for the business comes under the legal environment. Next one, that which factors comes under the internal environment. तो हमें पता है internal मतलब controllable in a nature। तो ऑप्शन अगर आपने देख लिया तो कौन से एम्प्लॉयज़ रहने चाहिए ये हमारे कंट्रोल में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द पार्ट ऑफ। तो ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नाइन्थ वन, एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर द सब फैक्टर्स ऑफ। तो ये सारे फैक्टर हमारे सोसाइटी में होते हैं। हमारा एम्प्लॉय सोसाइटी से आता है तो ये सारे सोशल एनवायरनमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट वन, डैश एनवायरनमेंट गॉट द मोर वेटेज इन रिसेंट ईयर्स। सो जो क्रॉस कल्चरल है सभी इन्वायरमेंट को वेटेज है, लेकिन कुछ रिसेंट ईयर्स में क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट को ज़्यादा वेटेज आया है क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, नॉलेज एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ कम अंडर। तो मेरा एम्प्लॉय का नॉलेज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये एजुकेशनल एनवायरनमेंट में आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑटोमेशन प्रोसेस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डैश एनवायरनमेंट। तो ये सारे टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड है। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मनी, ऑर्गेनाइजेशनल एम, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द फैक्टर्स ऑफ। तो ये सारे जो भी कंट्रोलेबल इन नेचर है एम्प्लॉयज़ डिसाइड कर सकता है। सो ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट है। The word environment has derived from which language? So French is the language from environment and from which environment word has been derived. Next one, dash is the layer on the of the earth where life exists. So देख लो, लिथोस्फेयर में सारा रॉक वगैरह रहता है, हाइड्रोस्फेयर में एयर वगैरह पानी वगैरह रहता है, एटमॉस्फेयर में एयर वगैरह दूसरी चीज़ें रहती हैं, एंड बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स रहती है। सो लिविंग थिंग्स यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड व्हेन नॉइज एक्सीड्स डैश डेसिबल्स।
सो 80 नॉइस कॉमन होता है 80 से ऊपर, मतलब यहाँ पे 90 से ऊपर अगर नॉइस चला गया तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हम एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ करते हैं एंड उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय माइनिंग वर्क। माइनिंग वर्क से सारे पोल्यूशन होते हैं, लेकिन मेजर पोल्यूशन जो है वो है रेडियन पोल्यूशन, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिसीजेस। सो जो भी अस्थमा वगैरह सांस से रिलेटेड डिसीजेस है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच मैन मेड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन। इसके लिए ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है, तो स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड वाइल्ड फायर्स ये सारे नेचुरल फैक्टर्स है, लेकिन व्हीकल की वजह से विच इज़ अ मैन मेड और विच इज़ अ आर्टिफिशियल फैक्टर, सो उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट वन, डैश पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन बिल्डिंग हैव अ पुअर वेंटिलेशन सिस्टम विच ट्रैप पोल्यूटेंट इनसाइड। पुअर वेंटिलेशन की वजह से अगर पोल्यूटेंट घर में आ गए वरना बिल्डिंग में आ गए तो उसकी वजह से भी घर में पोल्यूशन वरना बिल्डिंग में पोल्यूशन होता है, तो उसे इंडोर एयर पोल्यूशन हम कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। सो जो भी हम जिसकी भी वजह से हम एनवायरमेंटल इफेक्ट वरना बैड इफेक्ट हम कम करते हैं उसे हम एनवायरमेंटल मिटिगेशन कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश रिसोर्सेस आर क्रिएटेड विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो जो भी ह्यूमन बीइंग की हेल्प के बगैर जो तैयार किया जाता है उसे वरना तैयार होते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। उन्हें प्रिजर्व करना, उनका क्रिएशन रेट बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत सालों बाद वो क्रिएट हो सकते हैं नेचुरली। नेक्स्ट वन, डैश सीक्स टू सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड विदाउट क्रिएटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशंस नीड। मतलब हम जो भी हमारा प्रेजेंट नीड सेटिस्फाई करते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके रिसोर्सेस कम होने पे हम उनके रिसोर्सेस हमारी वजह से कम नहीं होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, करियर अपॉर्चुनिटीज इन एनवायरमेंटल साइंसेस आर, और एनवायरमेंटल साइंस आर, सो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बोल के हम काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल ऑफिसर, इंजीनियर, एनवायरमेंटल मैनेजर, वरना जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें काम कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफिसर बोल के हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ एनवायरमेंटल साइंस में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन है। सो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है बहुत सारे। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हम एबिलिटी है हमारे पास, वी आर हैविंग अ एबिलिटी, वी आर हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑल्सो, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग द जॉब एट अ मार्केट रेट। मार्केट रेट पे जो जॉब है उस पर हमें जॉब नहीं मिल रहा है, दो वी आर एबल एंड केपेबल। सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तैयार होती है उसे हम साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच सेक्टर डू वी फाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोर। सो जो छुपी बेरोजगारी होती है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा आदमी वहाँ पे काम करते हैं लेकिन इनकम एक ही आदमी का हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ पोवर्टी इज कंसिडर्ड वाइल डिक्लाइनिंग पोवर्टी लाइन इन इंडिया, सॉरी वाइल डिसाइडिंग पोवर्टी लाइन इन इंडिया। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी, इंडिया में पोवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए एब्सोल्यूट पोवर्टी कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया विच स्टेट इज इंडस्ट्रियली मोर डेवलप्ड। सो यहाँ पे सारे अगर स्टेट हम कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र इज द मोर डेवलप्ड स्टेट, रीजनली मोर डेवलप्ड स्टेट, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। रीजनल इम्बैलेंस मतलब कोई एक रीजन ज़्यादा डेवलप होता है, कोई दूसरा रीजन कम डेवलप होता है। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ एरियाज़ डेवलप किए हैं, तो ब्रिटिश रीजन की वजह से भी ये हो सकता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, वरना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर कहीं पे कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया है तो कहीं पे कम,
तो उसकी वजह से भी रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है। एंड ब्लैक मनी, उसकी वजह से भी रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज। तो इन्फ्लेशन में, महंगाई में जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, लेकिन कमोडिटीज़ की वैल्यू, वरना पैसे की वैल्यू कम होती है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी इन इकोनॉमी। तो ब्लैक मनी तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारे इनडायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करप्शन इज़ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, विच रेमेडी इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग ब्लैक मनी इन इकोनॉमी। तो ब्लैक मनी अगर कम करनी है तो सबसे ज़्यादा हेल्प होती है जो टैक्स रेट्स है, वो अगर मैंने कम किए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल ट्राई टू पे द टैक्सेस। सो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। When the development occurs unevenly in all region of the economy, it is called as, मैंने अभी कहा है, जब दो स्टेट्स की वरना दो रीजन की डेवलपमेंट एक समान नहीं होती, कोई एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो कोई दूसरा रीजन बहुत कम डेवलप होता है, तो उसे हम रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज अ सिचुएशन व्हेन सम अनफेयर प्रैक्टिसेस आर बीइंग कैरिड इन द सोसाइटी। तो जब भी अनफेयर प्रैक्टिसेस सोसाइटी में होते हैं तो हम उसे सोशल इनजस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू अ पर्सन कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द चेंजेस, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस एंड यूजिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो जो चेंज देखता है वरना क्रिएट करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी, और चेंज को एक्सेप्ट करता है और इस हिसाब से ढलता है वरना बिजनेस करता है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। सो एंटरप्रेन्योरशिप अगर नीचे ऑप्शन देख लिए तो आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जो सोशल इश्यूज़ है वो कम करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next, Dash is an employee of the organization who is authorized to undertake innovation in the products and services, procedure, system, etc. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, जो खुद चेंजेस करने के लिए उसे ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है, इनोवेशन करने के लिए अलाउ किया है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क पे, तो उसे हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, Dash is the process of starting and running a business of providing creative products and services. So ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम नई चीज़ें लाते हैं उस बिजनेस में, नए सर्विसेज लाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जहाँ पे ये किया जाता है उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं, जो ये करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट, Dash is a person who is hired by an entrepreneur to manage his business. So सिर्फ बिजनेस मैनेज करने के लिए जो अपॉइंट किया जाता है उसे हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजर अलग है एंड एंटरप्रेन्योर अलग है। सो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हर टॉपिक पे लिए हैं। होपफुली आपकी रिवीजन, इससे आपको रिवीजन में हेल्प हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर